नमस्कार। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी सीवी राइटिंग और रिज्यूमे राइटिंग पर। तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी और मैं उसमें आपको इलस्ट्रेशन एक एग्ज़ाम्पल नहीं दे पाई थी सीवी राइटिंग का। तो आज मैं आपके लिए जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि एक पहले एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे दूँ सीवी राइटिंग का। मान लीजिए कि अगर डेस्क्रिप्टिव होता है आपका एग्ज़ाम, तो डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में आपसे लिखने को कहा जाएगा, तो आप कैसे लिखेंगे? मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजर ऑफ अ फर्म फॉर द जॉब ऑफ अ पर्सनल सेक्रेटरी। तो इससे मिलता जुलता और कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कैसे लिखेंगे उसको डेस्क्रिप्टिव में? पहले ये एड्रेस हुआ आपका 34 बुद्ध विहार अलीगढ़, तो आप अपना अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, ये तो यहाँ एक एज एन एग्जांपल दिया हुआ है। फिर आप जिस फर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस फर्म के द मैनेजर MTNL 21 मथुरा रोड न्यू दिल्ली, तो ये एड्रेस हुआ जिसको आप लिख रहे हैं और ये आपका एड्रेस था ऊपर। फिर डेट आई, डेटेड 30 जून 2022। फिर सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी। तो ये क्या है? कवरिंग लेटर है। मैंने आपको बताया था जब पिछले वीडियो में हमने सीवी डिस्कस किया था कि सीवी दो पार्ट में होता है। एक तो कवरिंग लेटर होता है सीवी का, तो ये कवरिंग लेटर है, ये अभी जो आप देख रहे हैं ये कवरिंग लेटर है। और दूसरा पार्ट में आपकी क्वालिफिकेशंस और आपका एक्सपीरियंस, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, तो वो सारी चीज़ें दूसरे पार्ट में होती हैं। सीवी होता है और ये कवरिंग लेटर होता है, तो ये कवरिंग लेटर है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हुआ। फिर डियर सर विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, और मैंने आपको बताया था कि आपको रेफरेंस देना होता है एडवर्टाइजमेंट का, क्योंकि कोई भी पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने रेफरेंस दिया विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड इतने के इतने तारीख के टाइम्स ऑफ इंडिया में आपका एडवर्टाइजमेंट निकला था, तो 24 जून 2022 कर सकते हैं आप। I would like to apply for the post. I am a 20-year-old graduate from Dr. B.R. Ambedkar University, Agra. I can speak English and Hindi fluently and know a few Indian languages like Urdu and Punjabi. मैंने कल आपसे ये बात भी कही थी कि जनरली हम जो यूपी बिहार वाले हैं, हम लोगों को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, क्योंकि उर्दू हमारे आसपास होती ही है। जनरली हम लोग हिंदू मुस्लिम यहाँ पर काफ़ी मात्रा में रहते हैं, और हमारी कॉलोनीज़ अगल बगल में होती हैं घर, तो उर्दू हम लोगों को आती है। और थोड़ी सी पंजाबी भी बोल लेते हैं, क्योंकि आजकल फिल्मों में काफ़ी पंजाबी घुसी हुई है और पंजाबी फिल्में भी हम लोग देखते रहते हैं। तो ये 4 लैंग्वेज ऐसी हैं जो यूपी बिहार वालों को जनरली आती हैं। तो यहाँ भी वही है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी फ्लुएंटली एंड नो अ फ्यू इंडियन लैंग्वेजेस लाइक उर्दू एंड पंजाबी। तो मैं फ्लुएंटली इंग्लिश और हिंदी तो बोल ही सकता हूँ, साथ में मुझे उर्दू और पंजाबी भी आती हैं। आई एम अ वेल वर्स्ड माने मतलब मुझे अच्छे से आती है, मैं बहुत होशियार हूँ। एंड स्मार्ट गर्ल, अच्छा एक लड़की का है ये, तो मैं एक स्मार्ट गर्ल हूँ, स्मार्ट लड़की हूँ। एंड हैव वर्कड, और मैंने काम किया है फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों तक, एट रिलायंस वेब वर्ल्ड अलीगढ़। तो यहाँ अलीगढ़ में काम भी किया है, यानी एक्सपीरियंस है। और इन होप ऑफ कंसिडरिंग माय एप्लीकेशन, यानी इन होप मुझे उम्मीद है, ऑफ कंसिडरिंग कि आप विचार करेंगे, माय एप्लीकेशन मेरी आवेदन पर, फेवरेबली यानी पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से। आई एम एनक्लोजिंग, मैं साथ में रख रही हूँ, इसके साथ भेज रही हूँ, माय बायोडाटा, मेरा बायोडाटा, फॉर योर काइंड पेरूजल, यानी आप दयालुता के साथ उसको पेरूज माने होता है पढ़ना या देखना, तो आप उसको देखेंगे। थैंकिंग यू, तो ये हुआ, क्लोजिंग हुआ, योर्स सिंसियरली। और फिर नाम है निकिता गुप्ता, और फिर आपको एनक्लोजर्स यहाँ लिखने हैं, एनक्लोज्ड बायोडाटा, मार्कशीट्स, BA 12th 10th, फिर डिप्लोमा, कंपनी सेक्रेटरी एंड PGDCA, ये आपको एनक्लोजर्स बताने होते हैं कवरिंग लेटर में, कि हम ये साथ में एनक्लोज कर रहे हैं। एनक्लोज मतलब संलग्नक हिंदी में बोलते हैं,
तो लेटर के साथ जो भी रखा जाता है उसको हिंदी में संलग्नक और इंग्लिश में एनक्लोजर्स बोलते हैं। तो ये चीज़ें एनक्लोज्ड हैं साथ में। तो ये हुआ कवरिंग लेटर। और अब इसका सीवी का दूसरा पार्ट। तो अब दूसरे पार्ट में देखिए कि कवरिंग लेटर के बाद हम ये लिखेंगे नेम निकिता गुप्ता, फादर्स नेम मिस्टर एस एन गुप्ता। तो पहले नेम फिर फादर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 1987 और फिर एड्रेस। तो एड्रेस पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ था, कवरिंग लेटर में भी दिया हुआ था और यहाँ पर भी एड्रेस है प्लेस अलीगढ़। और फिर ईमेल आईडी है, फिर मोबाइल नंबर है या फिर अभी तो मोबाइल नंबर ही दिया जाता है, पहले टेलीफोन नंबर हुआ करता था। फिर है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अब इस तरीके से लिखी जाती है। पहले क्या था, एक या तो टेबल बनाकर लिखते थे यहाँ पर, मतलब कि क्लास, फिर ईयर, फिर बोर्ड, फिर सब्जेक्ट्स और फिर उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स गेंड, इस तरीके से एक टेबल होती थी तो उसमें लिखा जाता था, या फिर सेंटेंसेस लिखे जाते थे। लेकिन अभी क्या है, ऐसे लिस्ट बना दी जाती है ना। तो लिस्ट जो बनाई जाती है वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से शुरू की जाती है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो इनके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है बीए की है, पास बीए फ्रॉम डीएस कॉलेज अलीगढ़। अलीगढ़ में एक धर्म समाज कॉलेज है तो वहाँ से पास किया है विद फर्स्ट डिवीज़न इन 2006। तो 2006 में बीए किया है। पास्ड इंटरमीडिएट फ्रॉम टीकाराम इंटर कॉलेज, टीआर इंटर कॉलेज लिखा ना, तो अलीगढ़ में एक टीकाराम इंटर कॉलेज है, वहाँ से विद फर्स्ट डिवीज़न इन 2003। तो क्योंकि 3 साल का होता है बीए तो आपको ईयर का ध्यान रखिएगा कि 2003 में इंटर किया है तभी 2006 में बीए होगा। ईयर गड़बड़ मत कर दीजिएगा, कहीं कहीं पहले भी 1-2 जगह आया था कि यहाँ 2 साल का गैप रखा हुआ था तो वो गड़बड़ हो जाएगा। 3 साल का होता है ग्रेजुएशन, तो यहाँ 2006 है तो यहाँ 2003 आएगा। फिर पास्ड हाई स्कूल फ्रॉम टीआर इंटर कॉलेज, तो हाई स्कूल पास किया टीकाराम इंटर कॉलेज से विद फर्स्ट डिवीज़न इन 2001। ठीक है, 2001 में पास किया। तो ये क्योंकि यहाँ 12th 2 साल की होती है, फिर ठीक है 1 और 3 में ये और 6 में ये। तो ये तो हुई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। फिर है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, यानी कुछ व्यावसायिक क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कहलाती हैं। और जैसे बीएड है, ये प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होती है। बीटेक है, ये प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होती है। पीजीडीसीए, ये प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होती है। बीटेक, एमटेक, बीएड, एमएड, बीटीसी, ये सब प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस कहलाती हैं। इनमें ट्रेनिंग मिलती है आपको, कोई एक ख़ास प्रोफेशन के लिए आपको तैयार किया जाता है। तो इसमें प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है पास्ड 6 मंथ्स डिप्लोमा ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और दूसरी है पीजीडीसीए फ्रॉम एपटेक अलीगढ़। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है और वर्क एक्सपीरियंस में देखिए इनके पास क्या है, वर्कड फॉर 4 months फ्रॉम 1st January 20 to 30th April 20 इन रिलायंस वेब वर्ल्ड अलीगढ़। तो ये इन्होंने काम किया है यहाँ पर, इतना 4 महीने का एक्सपीरियंस है। सैलरी इस बीच इनको क्या मिली थी, सैलरी ड्रॉन ₹5,000 पर मंथ विद पर्क्स, सैलरी एक्सपेक्टेड ₹8,000 पर मंथ। तो इस वक्त जो एक्सपेक्ट कर रही हैं ये सैलरी, वो 8,000 एक्सपेक्ट कर रही हैं। चलिए, बहुत कम एक्सपेक्ट कर रही हैं। और फिर यहाँ पर साइन देखिए, इसमें याद रखिएगा आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फिर यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइन यहाँ पर आएंगे और डेट और प्लेस ये यहाँ पर आएगी। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पहला, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ सीवी, यानी सीवी की फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शंस है हमारे पास, रिज्यूमे, बायोडाटा, करिकुलम विटाई या कैरियर विटाई। तो आप पहले पिछले वाले वीडियो में देख ही चुके हैं, पढ़ चुके हैं मेरे साथ कि सीवी की जो फुल फॉर्म है वो करिकुलम विटाई है। व्हाट इज़
सीवी ऑल्सो कॉल्ड, सीवी को और क्या कहा जाता है? रिज्यूमे, कैरियर बिटाई, इंफॉर्मेशन या नन ऑफ देम। तो सीवी को आप रिज्यूमे भी कह सकते हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, कल हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो आप सीवी और रिज्यूमे कई जगह इंटरचेंजेबल होते हैं, तो उनको रिज्यूमे भी कह दिया जाता है। वाई इज़ सीवी रिटन, सीवी किस लिए लिखा जाता है? फॉर मैरिज, शादी के लिए आप सीवी भेजते हैं। टू अ फ्रेंड, या फिर एक फ्रेंड के लिए, फ्रेंडशिप के लिए आप सीवी भेजते हैं। फॉर अ जॉब, या फिर जॉब के लिए भेजते हैं, या नन ऑफ दीज। तो आपको मालूम ही है, शादी के लिए बायोडाटा जाता है, फ्रेंड के लिए तो भैया आप ऐसे ही इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फ्रेंडशिप के लिए तो, और आप सीवी भेजते हैं करिकुलम विटाई जॉब के लिए। तो सही उत्तर है सी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर इज़ द रेफरेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड डेट मेंशन। तो रेफरेंस जो होता है एडवर्टाइजमेंट का, अभी अभी मेरे साथ आपने देखा कि रेफरेंस दिया जाता है जब हम कवरिंग लेटर लिखते हैं। तो कहाँ देना है? सीवी में देना है, इन कवरिंग लेटर, रिज्यूमे में देना है, नन ऑफ दीज। तो अभी आपने देखा था कि रेफरेंस जो दिया गया था एडवर्टाइजमेंट का वो कवरिंग लेटर में दिया गया था। तो सही उत्तर होगा इसका बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कम्स द नेम ऑफ फादर, पिता का नाम कहाँ आता है? आफ्टर डेट, आफ्टर रेफरेंस, आफ्टर एड्रेस, आफ्टर द नेम ऑफ द पर्सन। तो जो कैंडिडेट है उसके नाम के तुरंत बाद आपने देखा था कि फादर्स नेम आया था, पहले खुद का नाम फिर फादर्स नेम, तो आफ्टर द नेम ऑफ द कैंडिडेट या आफ्टर द नेम ऑफ द पर्सन। फिर है, व्हाट इज़ द ओल्ड स्टाइल, ये ओल्ड कट गया है यहाँ पर, तो ओल्ड लिखा हुआ था, यानी पुराना स्टाइल क्या है ऑफ राइटिंग एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो जो आपकी शैक्षिक योग्यता है उसको लिखने का पुराना स्टाइल क्या है? बाय मेकिंग टेबल, टेबल बनाकर, अभी मैंने आपको बताया था कि हम टेबल बनाते थे। बाय मेंशनिंग इन सेंटेंसेस, या फिर सेंटेंसेस में भी हम लोग लिखा करते थे। बोथ, दोनों तरीके से, नन ऑफ दीज। तो ये दोनों तरीके थे जिनमें हम लिखा करते थे अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो ये दोनों ही तरीके हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिटन आफ्टर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद क्या लिखा जाता है? तो इसमें ऑप्शंस हैं, नेम, एड्रेस, एक्सपीरियंस, फ़ोन नंबर। तो अभी मेरे साथ जो आपने सीवी पढ़ा उसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और थी। तो ऑप्शन में तो हमारे पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ है नहीं, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बाद अभी आपने पढ़ा कि उसमें एक्सपीरियंस देना होता था। तो अब क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इसका मतलब एग्जामिनर ने मान लिया कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी लिख गई, क्योंकि वो भी उसी का पार्ट है। तो जो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा सही वो होगा एक्सपीरियंस। तो पहले हम अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं, फिर एक्सपीरियंस बताते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिटन ऑन द राइट हैंड एट द बॉटम ऑफ सीवी। यानी व्हाट इज़ रिटन, क्या लिखा होता है ऑन द राइट हैंड, दाईं ओर, सीधी तरफ, एट द बॉटम ऑफ सीवी, सीवी के बॉटम पे। अभी मैंने आपसे कहा था, या ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। तो डेट, साइन, नेम या प्लेस। तो क्या लिखा हुआ था? हाँ, प्लेस लिखा हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा प्लेस। फिर है, व्हाट इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड एट द बॉटम ऑफ सीवी। लेफ्ट हैंड पे क्या लिखा होता है? डेट, साइन, नेम, नन ऑफ दीज। तो लेफ्ट हैंड पे क्या था? साइन था। सही उत्तर इसका होगा साइन। अंडर द सिग्नेचर व्हाट शुड बी इसेंशियली रिटन। तो सिग्नेचर के नीचे क्या लिखा होना चाहिए? डेट, साइन, नेम, नन ऑफ दीज। तो देखिए, आपने कहीं भी सिग्नेचर देखा होगा उसके नीचे ब्रैकेट में नाम लिखा होता है। तो वैसे तो इसका सही उत्तर होना चाहिए सी, नेम। लेकिन कहीं बुक में साइन भी दिया हुआ है, साइन लिखा होता है और उसके ऊपर सिग्नेचर किए होते हैं।
तो जो आपने सिग्नेचर किए हैं वो साइन के ऊपर, साइन जहाँ लिखा हुआ है उसके ऊपर आपने सिग्नेचर किए हैं, तो इसलिए इसका उत्तर कई बुक्स में साइन भी लिखा हुआ है। तो अब अगर सिग्नेचर का मतलब यहाँ ये लिया जाए कि जो आपने किए हैं अपने सिग्नेचर वो है, तो फिर तो आएगा इसका सही उत्तर साइन। व्हाट शुड बी इसेंशियली रिटन, तो नीचे साइन लिखा होता है और उसके ऊपर सिग्नेचर हो रहे होते हैं। साइन जहाँ लिखा होता है उसके ऊपर आप सिग्नेचर करते हैं, तो तब तो ये भी हो सकता है, लेकिन उसके नीचे ब्रैकेट में नाम लिखा होता है। कई बार आपने देखे होंगे नोटिस वगैरह आते हैं तो उनमें नाम लिखा होता है, तो इसका एक उत्तर ये भी नेम वाला भी सही है। जैसे देखिए यहाँ पर सिग्नेचर हो रहे हैं हमारे प्रिंसिपल साहब के और नीचे नाम लिखा हुआ है ना, तो नीचे नाम है और ऊपर उसके सिग्नेचर हैं। तो इस तरीके से अक्सर यही होता है कि ऊपर सिग्नेचर होते हैं और नीचे नाम लिखा होता है। तो यहाँ इस हिसाब से जो सही ऑप्शन है वो नेम है। लेकिन अगर सिग्नेचर का मतलब वो सिग्नेचर हैं, जैसे कि अब ये जो सिग्नेचर हैं ये सिग्नेचर किए हुए हैं तो ये सिग्नेचर कहलाएंगे ना। तो यहाँ नीचे साइन लिखा होता है और उसके ऊपर ये सिग्नेचर लिखे होते हैं, तो फिर ये जो आपका बी ऑप्शन है ये भी सही हो सकता है। इसलिए ये जो क्वेश्चन है बड़ा मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आप नेम पर टिक लगाइएगा इसमें, अगर आता है इस तरीके का सवाल तो, क्योंकि सिग्नेचर के नीचे ब्रैकेट में नाम लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द टेलीफोन नंबर इज रिटन। टेलीफोन नंबर कैसे लिखा होता है, विद कोड या मोबाइल नंबर, विदाउट कोड, नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको बताया कि आजकल तो हम लोग मोबाइल नंबर लिखते हैं, इससे पहले टेलीफोन हुआ करते थे। तो टेलीफोन नंबर जब हम लिखते थे तो अपने शहर का कोड भी साथ में लिखते थे। जैसे हमारे मथुरा का जो कोड है 0565 है, तो अगर कहीं हम अपना टेलीफोन नंबर देते हैं तो साथ में 0565 आगे लिख कर देते हैं। या आगरा का है 0562 है तो वहाँ का वो कोड नंबर लिख कर दिया करते थे। अलीगढ़ का 0571 है वो लिख कर दिया करते थे। तो अभी तो मोबाइल नंबर देते हैं, लेकिन टेलीफोन नंबर लिखने का जो तरीका है वो विद कोड होता है, कोड आपको साथ में लिखना है। तो यहाँ जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ए, विद कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द क्वालिफिकेशंस मार्क्ड, यानी क्वालिफिकेशंस कैसे लिखी जाती हैं इन न्यू स्टाइल ऑफ सीवी, सीवी के नए स्टाइल में। तो अभी अभी हमारी बात हुई थी कि मैंने आपको दिखाया भी था कि कैसे लिखी जाती हैं। देखिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बाय मेंशनिंग इन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में मेंशन करके, बाय मेकिंग टेबल्स, टेबल बनाकर, या फिर बाय लिस्टिंग देम, उनकी लिस्ट बनाकर, या नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको बताया था कि हम तो भाई या तो सेंटेंसेस में मेंशन करते थे या टेबल बनाते थे, लेकिन अभी आपने जो सीवी देखा उसमें एक लिस्ट थी। तो अभी जो स्टाइल है वो सीवी का बाय लिस्टिंग देम। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सी, लिस्टिंग देम। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मोस्टली फॉरगॉटन, क्या अक्सर भूला जाता है बाय द एप्लीकेंट्स। जो एप्लीकेंट्स होते हैं, आवेदक होते हैं, वो अक्सर क्या भूल जाते हैं, एड्रेस लिखना भूल जाते हैं, ईमेल एड्रेस लिखना भूल जाते हैं, मोबाइल नंबर लिखना भूल जाते हैं, या साइन करना भूल जाते हैं। तो वैसे तो ये क्वेश्चन बुक में दे रखा है, एग्ज़ाम में नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई भूलने वाले तो कुछ भी भूल जाते हैं और जो अलर्ट रहते हैं वो तो कुछ भी नहीं भूलते। तो जनरली हम क्या है, साइन करना भूल जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब आप मार्क करेंगे वो साइन है। और यूँ तो भूलने वाले कुछ भी, मोबाइल नंबर लिखना भी भूल जाते हैं, तो अक्सर साइन करना भूल जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द डेट ऑफ बर्थ शुड बी मैंशन। तो अभी अभी आपने सीवी देखा मेरे साथ, तो उसमें कैसे मेंशन कर रखी थी डेट, तो कैसे मेंशन की जानी चाहिए, 5/6/12, या 05/06/2012, या फिर 5 जून 2012, या फिर बी और सी, कैसे मेंशन की जानी चाहिए। भैया हम तो एक साथ 78 लिख देते हैं।
लेकिन वो एक साथ 78 नहीं लिखी जानी चाहिए, 1 जुलाई 1978। तो अभी यहाँ हमारे पास ऑप्शन क्या है, 5 जून 2012। तो जो डेट ऑफ बर्थ है इस तरीके से लिखी जानी चाहिए, बजाय 5, 6, 12 लिखने के। अक्सर हम लोग तो ऐसे ही जल्दबाजी में ऐसे ही लिख देते हैं 5, 6, 12, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो लगा देंगे, 05/06/2012 ऐसे लिख देंगे। लेकिन जो सही तरीका है वो इस तरीके से लिखनी चाहिए, 5 जून 2012। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इसका वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सीवी इज़ टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो शब्द सीवी है, टीवी नहीं, सीवी है, वो किस भाषा से लिया गया है, फ्रेंच, स्कॉटिश, इंग्लिश या लैटिन। तो सीवी जिसकी की फुल फॉर्म करिकुलम विटाई है, तो करिकुलम विटाई जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। तो सही उत्तर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पार्ट्स डज अ सीवी हैव। यानी एक सीवी के कितने भाग होते हैं। और अभी अभी आपने मेरे साथ देखा ना कि एक सीवी के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक तो कवरिंग लेटर और दूसरा जो सीवी वाला पार्ट है। तो उसके 2 भाग होते हैं। अभी ऑप्शंस हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4। तो हमारा सही जवाब क्या हुआ, ट्रू, बी। नेक्स्ट है, वेयर इज रिटन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कहाँ लिखा जाता है नाम उस संगठन का, टू होम जिसको के इट इज़ एड्रेस्ड, जो हम एड्रेस कर रहे हैं, कहाँ लिखा जाता है, रिज्यूमे में, कवरिंग लेटर में, बोथ दोनों में, या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी में नहीं। तो अभी आपने देखा था ना कहाँ लिखा गया था उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कवरिंग लेटर में लिखा गया था। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी तकनीकी विकास ने इंट्रोड्यूस्ड, सामने लाया, ईमेल्ड एंड वेब सीवीज, टाइप्ड सीवीज, फंक्शनल सीवीज, कंबाइंड सीवीज। तो देखिए टाइप्ड सीवीज तो पहले भी थे, यानी टाइपिंग तो बहुत पहले से है, टाइप करके तो पहले से भी भेजे जाते थे। फंक्शनल सीवी तो वही लिखा ही जाता था। कंबाइंड सीवी, फंक्शनल प्लस क्रोनोलॉजिकल को मिला के कंबाइंड सीवी बनता है, उसको क्रोनो फंक्शनल सीवी बोलते हैं, तो वो भी पहले से लिखे जाते थे। तो जो तकनीकी विकास हुआ है वो क्या चीज़ नई आई है उसमें, ईमेल्ड एंड वेब सीवीज़। तो मेल से जो सीवी भेजे जाते हैं, बजाय हम कागज़ भेजने के, बाई पोस्ट भेजने के, प्रिंट आउट भेजने के, हम मेल कर देते हैं सीवी को। तो ये तकनीकी विकास का परिणाम है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ सीवी मस्ट नॉट एक्सीड। यानी लेंथ यानी कि लंबाई ऑफ सीवी की मस्ट नॉट एक्सीड मीन्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्सीड माने ज़्यादा होना। तो कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 to 12 पेजेस, 2 to 4 पेजेस, 8 to 9 पेजेस, 5 to 6 पेजेस। अरे बाप रे, इतने लंबे लंबे सीवीज कौन पढ़ेगा। तो हमारी जो लेंथ है सीवी की कितनी होनी चाहिए, 2 to 4 पेजेस। यानी कोशिश करनी चाहिए कि 2 ही पेजेस में सिमट जाए, किसके पास टाइम रखा है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है, क्रोनोलॉजिकल सीवीज कंटेन डिटेल्स ऑफ। तो जो क्रोनोलॉजिकल सीवीज हैं और उसमें डिटेल्स होते हैं, उसमें विवरण होता है, कैंडिडेट्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कैंडिडेट्स पर्सनल डिटेल्स, बायोलॉजिकल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स। तो क्रोनोलॉजिकल सीवी आपने मेरे साथ पढ़ा, पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। तो उसमें क्या दिया हुआ था, क्रोनोलॉजिकल सीवी में क्या होता है, कैंडिडेट्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस। तो जिनके पास एक्सपीरियंस होता है वो क्रोनोलॉजिकल सीवी का प्रयोग करते हैं, और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है वो क्या बनाते हैं, वो फंक्शनल सीवी बनाते हैं। फिर है नेक्स्ट, फंक्शनल सीवी डिस्क्राइब्स और कंटेन्स। तो जो फंक्शनल सीवी है उसमें क्या होता है, फिजिकल पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स स्किल एंड एक्सपर्टीज, हॉबीज ऑफ द कैंडिडेट, प्रोफेशनल डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट। तो आपने मेरे साथ पढ़ा था ना पिछले वाले वीडियो में कि फंक्शनल सीवी में क्या होता है, कैंडिडेट्स स्किल एंड एक्सपर्टीज़। तो उसमें आपको अपनी स्किल बतानी होती है, एक्सपर्टीज़ बतानी होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो आपके पास है ही नहीं,
तभी तो आप फंक्शनल सीवी लिख रहे हैं। तो हमारा सही जवाब क्या हुआ? बी। नेक्स्ट है कंबाइंड सीवी फॉलोज। कंबाइंड सीवी में क्या होता है? बोथ क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल फॉर्मेट, a new pattern of CV writing, candidates experience in employment, candidates personal experience। तो कंबाइंड, जैसा कि नाम खुद ही सजेस्ट कर रहा है, कंबाइंड सीवी में क्या होगा? बोथ, दोनों होंगे, क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल फॉर्मेट, दोनों को मिला के जो सीवी तैयार होगा वो कंबाइंड सीवी होगा, जिसको कि हम क्या कहते हैं? क्रोनो फंक्शनल फॉर्मेट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब सीवीज आर ऑफन यूज्ड इन। तो वेब सीवीज अक्सर प्रयोग किए जाते हैं ओल्ड फॉर्मेट, क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट, फंक्शनल फॉर्मेट या HTML फॉर्मेट। तो इसका सही जवाब है HTML फॉर्मेट। नेक्स्ट है वेब सीवीज आर इफेक्टिव इफ। वेब सीवीज इफेक्टिव होते हैं, प्रभावी होते हैं अगर द कैंडिडेट इज अ टीचर, the candidate is applying for multimedia web designing, the candidate is applying for administrative job, the candidate is applying for medical job। तो देखिए, अगर टीचर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप हार्ड कॉपी भेज सकते हैं अपना प्रिंट आउट निकाल के। आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप हार्ड कॉपी भेज सकते हैं, और अगर आप मेडिकल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप हार्ड कॉपी भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीमीडिया वेब डिज़ाइनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है या अपनी जो स्किल है वो बेहतर तरीके से वेब सीवी में दिखा सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा सुइटेबल है वेब सीवी वो उनके लिए है जो मल्टीमीडिया या वेब डिज़ाइनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हों। तो हमारा ये जो सही जवाब होगा यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट है फंक्शनल सीवी इज़ बेनिफिशियल। फंक्शनल सीवी लाभदायक होता है फॉर दोज, उनके लिए हु, जो कि नेवर वांट टू चेंज जॉब, कभी अपना जॉब चेंज नहीं करना चाहते, नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग जॉब, जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, चेंज जॉब फ्रीक्वेंटली, अक्सर अपना जॉब चेंज करते हैं, आर अनप्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल नहीं हैं। तो जो कभी जॉब चेंज नहीं करना चाहते तो फिर ज़रूरत ही नहीं है उनको तो फंक्शनल सीवी की, और जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो भैया फिर सीवी भेजेंगे क्यों, और अनप्रोफेशनल हैं तो उनका तो कोई काम ही नहीं है। तो अब हमारे पास ऑप्शन जो बचता है वो है चेंज जॉब फ्रीक्वेंटली, जो अक्सर अपना जॉब चेंज करते हैं उनके लिए फंक्शनल सीवी काम में आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट है ईमेल्ड सीवी मस्ट बी सेंट एज। ईमेल वाला जो सीवी है वो भेजा जाना चाहिए कैसे? और लेटर, एक लेटर के रूप में, और फाइल, एक फाइल के रूप में, एन अटैचमेंट, एक अटैचमेंट के रूप में, या फिर और पैराग्राफ के रूप में। तो ईमेल जब हम भेजते हैं तो जो कवरिंग लेटर है उसको तो हम टाइप करते ही हैं, तो वो तो लेटर तो हो ही गया, उसके साथ सीवी कैसे भेजा जाएगा? अटैचमेंट के रूप में भेजते हैं हम साथ में। तो इसका जो सही जवाब है वो ईमेल के साथ वो अटैचमेंट के रूप में सीवी भेजा जाता है। तो सही जवाब है सी। नेक्स्ट है अनदर नेम ऑफ क्रोनो फंक्शनल सीवी इज। तो क्रोनो फंक्शनल अभी ऊपर से हम कई बार बात कर चुके हैं, कंबाइंड सीवी। तो और मैंने आपको बीच बीच में बताया भी कि जो कंबाइंड सीवी है उसको हम क्रोनो फंक्शनल सीवी बोलते हैं। अब हमारे पास जो ऑप्शन हैं देखिए, अनकॉमन सीवी, कंबाइंड सीवी यहाँ पे होना चाहिए था ऑप्शन, टाइट सीवी, नन ऑफ दीज। तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसको कंबाइंड सीवी बोलते हैं, जिसमें क्रोनोलॉजिकल सीवी और फंक्शनल सीवी दोनों के ही क्वालिटीज़ होती हैं। उसको हम क्रोनो फंक्शनल या फिर कंबाइंड सीवी बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, बिगिन अ जॉब सर्च बाय, यानी आप जॉब की तलाश शुरू करें, कैसे शुरू करें? असेसिंग योर स्किल्स एंड एप्टीट्यूड, यानी असेस करते हुए, यानी तोलते हुए, मापते हुए अपनी स्किल्स को, एप्टीट्यूड्स को, या फिर सर्चिंग ऑनलाइन फॉर जॉब प्रोस्पेक्ट्स, या फिर नेटवर्किंग, या फिर रजिस्टरिंग विद एन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। और सारे ही ऑप्शन सही हैं
भाई अपनी स्किल्स को, एप्टीट्यूड्स को आप असेस करेंगे तभी तो जॉब सर्च करेंगे। सर्च ऑनलाइन जॉब प्रोस्पेक्ट्स आप तलाश करेंगे और एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में आप रजिस्टर करेंगे। अच्छा, इन सब को मिला के एक चीज़ हो गई ना नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में क्या है कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स जितने भी हैं आप वहाँ लोगों से कांटेक्ट करेंगे और अपने बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ऑनलाइन भी आप अप्लाई करेंगे तो वो भी नेटवर्किंग का पार्ट है। लोगों से आप संपर्क करते हैं वो भी नेटवर्किंग का पार्ट है। अपने आप को रजिस्टर कराते हैं वो भी नेटवर्किंग का पार्ट है। तो जो सारी चीज़ें मिलाकर जो एक चीज़ हो गई वो हो गई नेटवर्किंग। तो बिगिन अ जॉब सर्च बाय नेटवर्किंग। अपना जो नेटवर्क है वो अपना विस्तार कीजिए, अपने बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दीजिए, अपना CV भेजिए और सभी जगह तलाश करते रहिए। तो नेटवर्किंग इसके लिए सबसे सही ऑप्शन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।